साथ राजेश कोठारी अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ जुड़ रहे हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, इटिना स्वदेश पे स्वागत है। पहली बार हम बातचीत कर रहे हैं न्यू ईयर में। मैंने आपको फ़ोन किया तो मैं बिजी था, आपने फ़ोन किया तो आप बिजी थे, तो हम लोग एक दूसरे को मिस कर रहे थे। लेकिन एनीवेज, हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी पूरी टीम को। राजेश, ओके, थैंक यू वेरी मच राजेश। मैं आपसे एक सवाल जो है, हम लोग हियर एंड नाउ पे काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन एक सवाल मैं थोड़ी बड़ी तस्वीर लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये बात उठ के आ रही है कि 2023 इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह का साल हो सकता है। फोरकास्टिंग इज़ डिफिकल्ट बिजनेस, पहले ही मैं बता दूं, लेकिन एटलीस्ट हम उन फैक्टर्स को टेबल पर रख सकते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कैसा साल ये हो सकता है। क्योंकि 2022 काफ़ी डिफिकल्ट साल हो गया था। जो रुके रहे अच्छे स्टॉक्स में, उनका पैसा बिना सही टाइम पे कहीं एग्जिट नहीं किया, कहीं कचरा भंगार कैप में घुस गए, तो बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड था। आप बताइए, आपके 13 ईयर्स हो रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपने पीएमएस को चलाते हुए। आपने 13 ईयर्स में कैसे कितना कैगर किया है? और क्योंकि अब ये बात हो रही है कि ये डेकेडल अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। Correct, absolutely right, Jay. So, wish you great 2023 to entire team and all the viewers of Swadesh. Last 13 साल, so हमारे 13 years we have completed हमारे PMS के, and we have delivered about 18-19% compounded annualized returns. So 1 crore roughly became about 9 crores in last 13 years. ये जो volatility है मार्केट की, ये कोई नई बात तो है नहीं. Every year we always have certain issues. 2020 में कोविड का हॉट टॉपिक था, 2021 में सप्लाई चेन इंडेक्स वाज द हॉट टॉपिक, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर बिकेम द हॉट टॉपिक. So every year something or else keeps happening, and that's what makes market, what I would say, little bit more exciting, little bit more challenging, and little bit more keep learning every day. That's what market tells you every time. So 2023 अगर आप मेरा ओपिनियन जो है कि ये साल थोड़ा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर. स्टेबिलिटी का मतलब है कि मैं लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर आपने जो भी नेगेटिव सोचा रहेगा, शायद नहीं भी सोचा रहेगा, वो चीज हो गई. चाहे यूएस का इन्फ्लेशन पकड़ लीजिए, या यूएस के इंटरेस्ट रेट देख लो, या रशिया यूक्रेन के वॉर रिलेटेड अनसर्टेनिटी, तो ये सब चीजें एकदम सडन हुई, एकदम खराब तरीके से हुई, और 2023 में ये सब प्रोबेबली हिस्ट्री बन गई. अभी 2023 में जो चैलेंजेस कम हो जाएगी, इट इज मोर अबाउट द मॉनिटरिंग कि ये सब चीज कहां जाके रुक रही. क्या यूएस का इन्फ्लेशन अभी जाके मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट दिखेगा? क्या यूएस का इंटरेस्ट रेट्स अगले 2 महीने के बाद पीक आउट होते हुए दिखेगा? क्या सप्लाई चेन इंडेक्स विच वाज अ मेजर प्रॉब्लम विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड ईजिंग, कैन इट फर्दर इंप्रूव? क्या रशिया और यूक्रेन का जो है स्टेलमेट चल रहा है, विल इट रिमेन लाइक स्टेलमेट? क्या चाइना पूरी अपनी इकोनॉमी ओपन करेगा? अगर वो कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए सप्लाई चेन जो लॉकजाम हो जाते हैं वो काफी बेटर हो जाएंगे. तो दिस आर द फैक्टर्स, इफ यू आस्क मी, विच आर द मॉनिटरेबल फैक्टर्स. और ये एवरी वीक एवरी मंथ डेटा पॉइंट आते रहेंगे, लोग मॉनिटर करते रहेंगे, ये सब होते रहेगा. लेकिन जो आपने लास्ट में वर्ड यूज किया कि डिकेड की जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया की, इसमें ये सब छोटी चीजों का कोई बहुत बड़ा, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंस है. ये सब चीजें चलती रहेगी. हमें तो देखना है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ का जो है, इंडिया की जो डिबेट है वो है कि भाई 5.5 ग्रोथ होएगा कि 6.5% ग्रोथ होएगा, और यूएस में डिबेट है कि -1 होएगा कि +1 होएगा. तो बहुत अंतर है, ये दोनों डिबेट में बहुत अंतर है. तो कितना ग्रोथ होएगा उसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ तो होना ही. सो वी बिलीव दैट इज गोइंग टू बी गुड एंट्री पॉइंट. The valuations have corrected reasonably in last 6 to 9 months, and I think it is a very good entry point for investors. जिसको volatility का थोड़ा और डर लगता है, fearful है, वो थोड़ा स्टेगर कर सकते हैं, अगले 3-4 महीने में भी स्प्रेड आउट कर सकते हैं, and make sure कि you be there at right time, at the right allocation in the equity as an asset class. जेश, अभी हम बात ही कर रहे थे आपके आंसर पे कि जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव अपने व्यूअर्स को ये बता दें, और इन 13 सालों में से आई थिंक 10 साल से ऊपर तो राजेश और हम फ्रेंड्स रहे हैं, और मैंने देखा है इनका परफॉर्मेंस कि पैसा जो है 19% की जो कैगर बता रहे हैं उनका फंड ने किया है राजेश का 13 ईयर्स में. योर मनी डबल्स इन 4.25 साल, 3.7 ईयर्स में आपका पैसा डबल होता है. ये कंपाउंडिंग का मज़ा है. और इन 13 साल में क्या नहीं हुआ है
आपको याद होगा जब मतलब 3-4 बार तो हम स्मॉल कैप मेल्टडाउन इतना देख चुके हैं कि लोगों के डीमैट्स में स्मॉल कैप स्टॉक फंस गए थे, वो बेच भी नहीं पा रहे थे, ऐसे समय देखें। और इसके बाद भी मार्केट कैप एग्नोस्टिक तरीके से राजेश अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और 19% पे 13 साल की कंपाउंडिंग रही है। हर 3.25 साल में पैसा डबल, और वो कह रहे हैं कि डेकेडल अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना चाहिए। आपकी पोर्टफोलियो पोजिशनिंग राजेश अभी किस तरह की है? क्योंकि ये डेकेडल अपॉर्चुनिटी जो है, अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल, बड़े नए नए सेक्टर्स थ्रो अप कर रही है अपॉर्चुनिटी। आपके 2-4 बड़े ओवरवेट्स बताइए जहां आपको ये 3-5 ईयर प्लस अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखो अजय जी, अगर आप हमारा पोर्टफोलियो पोजीशनिंग देखें तो कैपिटल गुड्स इज अ वन सेक्टर जहां हमने थोड़ा अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया था। करीब लास्ट 2 साल पहले ही हम कैपिटल गुड्स पे पॉजिटिव हो गए थे, और कैपिटल गुड्स में हमारी जितनी भी पोर्टफोलियो कंपनीज है, ऑल हैव अ वेरी सॉलिड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इनटू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, दे आर नॉट ईपीसी प्रोवाइडर, दे आर नॉट इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन और ये अपना नॉर्मल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा जो पोर्टफोलियो जो है वो बेसिकली पूरा R&D ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ग्लोबल पेरेंटेज ड्रिवन है। और इस टाइप की जो कंपनी है, मैं सुन रहा था जब हमारा बिगिनिंग हो रहा था इंटरव्यू का कि आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कौन कर पाएगा? ये वही लोग कर पाएंगे जिसका R&D बहुत स्ट्रांग है, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पोर्टफोलियो में कंपनी है कमिंस। कमिंस इंडिया इज ग्लोबली नंबर 1, है राइट? बट दे आर पायोनियर इनटू ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड technology, so only those global players who have a deep domain and who have a ability to spend, ability to experiment, ability to prove their capabilities, those are the only companies which will benefit out of this. There is another small company which is part of our AAA budding based, the name of the company is MTAR Technologies. Please put a disclaimer because this we are holding for our PMS clients. Now they are the largest supplier to global company called Bloom Energy. Now, Bloom Energy is biggest beneficiary of green hydrogen. तो ऐसी हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी कि जहां पे R&D ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ये जिसका मोट है, जिसका मोट टेक्नोलॉजी है, those companies will benefit the most. And as you rightly said, during your conversation, that you need to really go a little bit deep dive to understand that where are these opportunities and which are the companies which are now gearing up. Right now, number may not be there, but they have the right capabilities to gear up to contribute to this green hydrogen as a overall theme for next 3, 4, 5 years. Nothing is going to be in short term. It will take time to build the numbers, but only if you have a capability, you can demonstrate at the end of 30. एब्सोल्युटली राजेश, ये तो बात है कि आपको ऐसी कुछ थीम्स लानी हो पर फोकस करना होगा जो आगे फ्यूचरिस्टिक थीम्स भी है। लेकिन राजेश, एक जो कंसर्न अभी आप समझा भी रहे थे कि इन्फ्लेशन के सिनेरियो को लेकर अब तक इंडिया आउट परफॉर्मेंस दिखाता रहा है 2022 में और रिजिलियंट रही है हमारी मार्केट, लेकिन अब एक व्यू ये भी आ रहा है क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो एक लैग इफेक्ट के साथ आपको इफेक्ट आएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट हिट होगा। इंडिया के लिए अब चैलेंजेस शायद 2023 में देखने को मिले। आप इस ओवरऑल इस साल को कैसा देख रहे हैं? क्या बहुत बम्पी राइड हो सकती है 2023? ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स मेक मनी, बट ओवरऑल एक्टिव ट्रेडिंग या फिर किस तरह से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए 2023 के? देखो, डायनामिक रहना पड़ेगा, एजाइल रहना पड़ेगा। वी नीड टू कीप अवर आईज एंड ईयर्स ओपन, व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड, वेदर इट इज डोमेस्टिक, वेदर इट इज एक्सपोर्ट। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। 2 साल पहले IT was the probably the best of the portfolio companies. Everybody was overweight. Today IT is probably the sector where stocks are already down 35-40% and still at least we are not yet overweight. We are below neutral, we are actually underweight. So क्या हो जाएगा कि हर एक सेक्टर पे आपको व्यू लेना पड़ेगा, कंपनीज पे व्यू लेना पड़ेगा। बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाएगी, टॉप डाउन व्यू कम करना पड़ेगा, बॉटम अप व्यू ज्यादा करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू गोइंग टू प्ले दिस ईयर. This year the playbook is going to be different and the rules of the game are going to be a little bit different. So you need to play as per the rules of the game, and the rules of the game demands you to be more agile, to be more dynamic, and to play as per the what I would say the earnings growth triggers. जहां हमें लग रहा है कि earnings growth trigger is going to be little bit not in your favor, you need to be little bit tactically underweight, and where you think the earnings growth triggers are going to be in your favor, like capital goods, like banking and finance, like specialty chemical. So these are the 3 sectors where we believe that earnings growth triggers are reasonably well in place. They have less to do with the global economy problems. They are beneficiary of China plus 1.
they are beneficiary of Europe plus one, they are beneficiary of domestic resilient economy. Those sectors are the right sectors to play India for 2023. Absolutely. राजेश, गुड आफ्टरनून। सेक्टर्स की बात कही है तो सेक्टर्स पर ही थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। 2022 में या कह सकते हैं पिछले 2 सालों में कई सारे नए थीम्स और कई सारे वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, चाइना +1, यूरोप +1, और अगर सेक्टर स्पेसिफिक इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये टोटली कनेक्ट होते हैं केमिकल और कैपिटल गुड्स प्लेस से। आपकी राय केमिकल सेक्टर पर, कैपिटल गुड्स स्पेस पर क्या है? क्योंकि केपिक्स अनाउंसमेंट थीम के चलते भी ये सेक्टर्स काफी चले और केमिकल सेक्टर में ये जो ग्लोबल फ्रंट पर फैक्टर्स हैं इनका तो एक असर दिखाई है। Correct. So, capex भी, you were talking about capex. Capex के लिए जो most important parameters, few important things are, required to see improvement in capex. One is the corporate India का deleverage of the balance sheet. Already deleverage हो चुका है corporate India. Second, the bankers' balance sheet are very clean. Provision coverage ratio is already very high. The credit cost is low. So they are in the right position to lend. If there is a growth, comes back to the animal spirit. That's number one. Number two, 4,40,000 crores is the government PLI linked capex, which is going to be the additional booster. And third, very important this time, and probably I don't know how many people have talked about this, but this time it is not about just greenfield capex. This time is also about the brownfield capex. The capex for automation, capex for process improvement, capex for decarbonization, capex for data centers, capex for the green energy, and many more such things. Now these are the new drivers of growth. So you have one traditional growth drivers, which is the road, railways, port, which is government is generally responsible for it and they are doing the right job. But on the other hand, there are the new areas of growth, like data center itself. Can be 60, 70, 1 lakh crore opportunity. That's huge, correct? If you look at the overall, green energy side, renewable energy side, it is going to be the huge capex on the renewable energy side. So companies which are positioned towards this side of the new growth driver, like for example, I talked about, companies like, for example, ABB or companies like, for example, Cummins. And they are the biggest beneficiary of this kind of a capex, smart grid, or you talk about the renewable, or you talk about the data center. They are rightly positioned for them. So therefore, if you look at these companies, their order book growth is higher. They have reported 20% plus order book growth. I'm talking about order inflow. For the first time in last 10 years, these companies have reported 20% growth in order inflow. And that's big number. That tells you that the aage ka din aur acha rahega. Right? So that is as far as the capital goods sector goes. In specialty chemical, we are more bullish on a bottom-up opportunities in specialty chemical because many of the specialty chemical valuations are, of course, have gone up significantly. So you need to play, a little bit caution. At the same time, you need to make sure that you don't buy any commodity chemical companies because those are going to come under tremendous pressure. So you need to be more bottom up. There are a number of opportunities within specialty chemical space. You need to look at the capex, how much capex the companies are doing, and what kind of a new customer traction, the new order inquiries the companies are going to get. These two are important factors when it comes to specialty chemical side. राइट, ऑलराइट राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और आगे आने वाले साल के लिए आपको बहुत सारी बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी